प्रस्तुत है नाटक आषाढ़ का एक दिन भाग 2। पिछले भाग में आपने सुना कि मल्लिका और कालिदास एक दूसरे से प्रेम करते हैं। वहीं मल्लिका की माँ उसके विवाह को लेकर काफ़ी चिंतित रहती है। इसी बीच कवि कालिदास की रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध हो जाती हैं और उज्जैनी के राजा के द्वारा संदेश भेजा जाता है कि उन्हें राजकवि का दर्जा दिया जाएगा, जिसके लिए कुछ लोग कालिदास को उज्जैनी ले जाने के लिए आते हैं, परंतु कालिदास अपनी मातृभूमि को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। मल्लिका उसको उज्जैनी जाने के लिए समझाती है और अंततः कालिदास उज्जैनी चला जाता है। अब नाटक का भाग 2। कुछ वर्ष बीत जाते हैं। वही प्रकोष्ठ की स्थिति में पहले से कहीं अंतर आ गया है। लिपाई कई स्थानों से उखड़ रही है। गेरू से बने स्वास्तिक, शंख और कमल अब बुझे बुझे से हैं। चूल्हे के पास पहले से बहुत कम बर्तन हैं। कुंभ केवल 2 हैं और उन पर ऊपर तक काई जमी है। आसन पर कुछ भोजपत्र बिखरे हैं, कुछ एक रेशमी वस्त्र में बंधे हैं। आसन के निकट एक टूटा मोढ़ा है जिस पर भोजपत्र सीकर बनाया एक ग्रंथ रखा है। चूल्हे के निकट कोने में रस्सी बंधी है जिस पर कुछ वस्त्र सूखने के लिए फैलाए गए हैं। अधिकांश वस्त्र फटे हैं और उन पर जगह जगह टाकियाँ लगी हैं। एक टूटा मोढ़ा ड्योढ़ी के द्वार पर रखा है। चौकी एक ही है जिस पर बैठी मल्लिका खरल से औसत पीस रही है। अंदर बिछे तल्प का कोना उसी तरह दिखाई देता है। अंबिका तल्प पर लेटी है। बीच बीच में वो करवट बदल लेती है। निक्षेप बाहर से आता है और मल्लिका अपना अंकुश ठीक करती है। निक्षेप: अब कैसा है अंबिका का स्वास्थ्य? मल्लिका: वैसे ही, ज्वर आता है अभी। निक्षेप: पहले से कुछ भी अंतर नहीं पड़ा? मल्लिका: लगता तो नहीं। निक्षेप: 2 वर्ष से निरंतर एक सा ज्वर? मल्लिका ठंडी सांस भरकर पीसी हुई औषध पत्थर से कटोरे में डालने लगती है। निक्षेप मोढ़ा खींचकर बैठते हुए कहता है, वास्तव में अंबिका बहुत चिंता करती है। मल्लिका: औषध भी तो ठीक से नहीं खाती? औषध में दूध और शहद मिलाकर हिलाने लगती है। निक्षेप अपनी उंगलियां उलझाए उसे देखता रहता है और कहता है, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? मल्लिका: ठीक है। निक्षेप: दुबली होती जा रही हो। बहुत दिनों से राजधानी की ओर से कोई व्यक्ति नहीं आया। मल्लिका आंखें बचाती हुई अधिक व्यक्त भाव से औषध हिलाती रहती है। कभी कभी सोचता हूँ एक बार उज्जैनी जाकर उनसे मिल आऊं। क्यों? कई बातें करना चाहता हूँ। कई बार लगता है कि दोष मेरा ही है। मल्लिका गंभीर भाव से उसकी ओर देखकर कहती है, किस बात का? निक्षेप: बात तुम नहीं जानती हो। मैंने आशा नहीं की थी कि उज्जैनी जाकर कालिदास इस तरह वहाँ के हो जाएंगे। मल्लिका: और मुझे प्रसन्नता है कि वे वहाँ जाकर इतने व्यस्त हैं। यहाँ उन्होंने केवल ऋतु संहार की रचना की थी, वहाँ उन्होंने कई नए काव्यों की रचना की है। 2 वर्ष पहले जो व्यवसायी आए थे उन्होंने कुमार संभव और मेघदूत की प्रतियाँ मुझे ला दी थी। बता रहे थे उनके एक और बड़े काव्य की बहुत चर्चा है, परंतु उसकी प्रति उन्हें मिल नहीं पाई। निक्षेप: यूँ तो सुना है उन्होंने कुछ नाटकों की भी रचना की है जो उज्जैनी की रंगशालाओं में खेले गए हैं। फिर भी? मल्लिका: फिर भी क्या? निक्षेप: मुझे कहते दुख होता है। उन्हीं व्यवसायियों के मुँह से और भी तो कई बातें सुनी थी। मल्लिका: व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं। निक्षेप: मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा। सुना यह भी तो था ना कि गुप्त वंश की राजदुहिता से उसका विवाह हो गया। मल्लिका: तो इसमें बुरा क्या है? निक्षेप: एक तरह से देखें तो बुरा नहीं भी है, परंतु यहाँ रहते उनका जो आग्रह था कि जीवन भर विवाह नहीं करेंगे, उस आग्रह का क्या हुआ? उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनके इसी आग्रह की रक्षा के लिए तुमने... मल्लिका बीच में बोलती है, उनके प्रसंग में मेरी बात कहीं नहीं आती। मैं अनेकानेक साधारण व्यक्तियों में से हूँ। वे असाधारण हैं। उन्हें जीवन में असाधारण का ही साथ चाहिए था। सुना है राजदुहिता बहुत विदुषी हैं। निक्षेप: हाँ, सुना है। बहुत शास्त्र दर्शन पढ़ी हैं। मैंने कहा है ना कि एक तरह से देखें तो इसमें कुछ बुरा नहीं है, परंतु दूसरी तरह से देखने पर बहुत ग्लानि होती है। मल्लिका: इसके विपरीत मुझे अपने से ग्लानि होती है कि यह ऐसी मैं उनकी प्रगति में बाधा भी बन सकती थी। आपके कहने से मैं उन्हें जाने के लिए प्रेरित ना करती तो कितनी बड़ी क्षति होती। निक्षेप:
ये तो दुख है कि मेरे कहने से तुम ऐसा ना करती तो आज तुम्हारे जीवन का रूप ये ना होता। मल्लिका, मेरे जीवन में पहले से क्या अंतर आया है? पहले माँ काम करती थी, अब वे अस्वस्थ हैं, मैं काम करती हूँ। निक्षेप, बाहर से तो इतना ही अंतर लगता है। मल्लिका, केवल इतना ही अंतर है। औषध माँ को दे दूँ, फिर आती हूँ, कहकर अंदर चली जाती है और अंबिका को सहारे से उठाकर औषध पिलाती है। अंबिका पीकर सिर हिलाती है। निक्षेप टहलता हुआ झरोखे के पास चला जाता है। बाहर घोड़े की टापों का शब्द सुनाई देता है, जो पास आकर दूर चला जाता है। निक्षेप झरोखे से सटा देखता रहता है। अंबिका औषध पीकर लेट जाती है। मल्लिका बाहर आ जाती है और किवाड़ के पास रुककर अंबिका की ओर देखकर कहती है, माँ, ठंड लग रही हो तो किवाड़ बंद कर दूँ? अंबिका सिर हिलाती है। मल्लिका किवाड़ बंद कर देती है। निक्षेप झरोखे के पास से हट जाता है। लगता है आज फिर कुछ लोग बाहर से आए हैं। मल्लिका, कौन लोग? निक्षेप, संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। 2 वैसी ही आकृतियां मैंने देखी हैं, जैसी तब देखी थी जब आचार्य कालिदास को लेने आए थे। मल्लिका थोड़ा सिहर जाती है और कहती है, वैसी ही आकृतियां? अपने भाव को दबाकर हंसने का प्रयत्न करती हुई कहती है, जानते हैं माँ इस संबंध में क्या कहती हैं? कहती हैं कि जब भी ये आकृतियां दिखाई देती हैं, कोई ना कोई अनिष्ट होता है, कभी युद्ध, कभी महामारी। परंतु पिछली बार तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। निक्षेप, नहीं हुआ? मल्लिका, क्या हुआ? और जो हुआ वो तो अच्छा ही था। 2 एक वस्त्रों को उतारकर फिर रस्सी पर फैलाकर कहती है, हवा में आजकल इतनी नमी रहती है कि वस्त्र घंटों नहीं सूखते। फिर टापों का शब्द सुनाई देता है। निक्षेप फिर झरोखे के पास चला जाता है। सहसा उसके मुंह से आश्चर्य की ध्वनि निकल पड़ती है। हैं? नहीं, परंतु नहीं कैसे? टापों का शब्द दूर चला जाता है। निक्षेप उत्तेजित सा झरोखे के पास से हट जाता है। मल्लिका, सहसा उत्तेजित क्यों हो उठे आर्य निक्षेप? निक्षेप, मैंने अभी एक और आकृति घोड़े पर जाते देखा है। मल्लिका, तो क्या हुआ? आपको भी माँ की तरह अनिष्ट की आशंका हो रही है? निक्षेप, वो एक परिचित आकृति है मल्लिका। परिचित आकृति? निक्षेप, मुझे विश्वास है वे स्वयं कालिदास हैं। मल्लिका स्तंभित होकर कहती है, कालिदास? ये कैसे संभव है? निक्षेप, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वे घोड़ा दौड़ाते पर्वत शिखर की ओर गए हैं, इस राजसी वेशभूषा में, और उन्हें कोई पहचान ना पाए। लेकिन निक्षेप की आंखें पहचानने में भूल नहीं कर सकती। मैं अभी जाकर देखता हूँ। राज्य कर्मचारी भी अवश्य उन्हीं के साथ आए होंगे। और इसी उत्तेजना में चला जाता है। मल्लिका, वे आए हैं और पर्वत शिखर की ओर गए हैं। अपनी उंगली को दांत से काटती है और पीड़ा का अनुभव होने पर यंत्र चालित सी झरोखे के पास चली जाती है। ड्योढ़ी से रंगिनी और संगिनी अंदर आती हैं। मल्लिका आश्चर्य से उनकी ओर देखती है। रंगिनी संगिनी से आगे आकर कहती है, रंगिनी, इससे पूछ हम अंदर आ सकती हैं? संगिनी, तू पूछ। रंगिनी, अच्छा मैं ही पूछती हूँ। सुनो, ये तुम्हारा घर है? मल्लिका, हाँ हाँ, आइए, आप मेरे यहाँ आए हैं। रंगिनी, हम विशेष रूप से किसी के यहाँ नहीं आई, समझ लो हम यूं ही आई हैं, ग्राम प्रदेश में घूमती हुई। संगिनी, हम यहाँ के घर देखना चाहती हैं। रंगिनी, और यहाँ के जीवन का अध्ययन करना चाहती हैं। संगिनी, पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। ये है रंगिनी, उज्जैनी के नाट्य केंद्र में नृत्य का अभ्यास करती है। नाटक लिखने में भी इसकी रुचि है। रंगिनी, और ये संगिनी, उसी केंद्र में मृदंग और वीणा वादन सीखती है। बहुत सुंदर प्रणय गीत लिखती है। अब गद्य की ओर आ रही है। और तुम्हारा परिचय? मल्लिका कुछ भी उत्तर न देकर आश्चर्य से उनकी ओर देखती रहती है। संगिनी, तुमने अपना परिचय नहीं दिया। मल्लिका, मेरा परिचय कुछ भी नहीं, आइए यहाँ आसन पर बैठिए। संगिनी, हम बैठने के लिए नहीं, अध्ययन करने के लिए आई हैं। इस स्थान को आप लोग क्या कहते हैं? मल्लिका, किस स्थान को? रंगिनी, इसका अभिप्राय इस सारे स्थान से है जहाँ इस समय हम हैं। उज्जैनी में हम इसे प्रकोष्ठ कहते हैं। यहाँ तुम लोग क्या कहते हो? मल्लिका, प्रकोष्ठ। रंगिनी, प्रकोष्ठ को तुम लोग भी प्रकोष्ठ कहते हो? और इसे? मल्लिका, कुंभ। रंगिनी, कुंभ? प्रकोष्ठ को प्रकोष्ठ और कुंभ को कुंभ। संगिनी, देखो यहाँ के कुछ स्थानीय शब्द नहीं हैं।
मल्लिका हतप्रभ सी उनकी ओर देखकर कहती है, स्थानीय शब्द? संगिनी, हाँ, आंचलिक शब्द। जैसे पतंजलि ने लिखा है ना, यद्वा को कुछ लोग यरवा बोलते हैं और तद्वा को तरवा। मल्लिका, मुझे इतना ज्ञान नहीं है। संगिनी कुछ निराश सी आसन पर बैठ जाती है। रंगिनी घूमकर प्रकोष्ठ की एक एक वस्तु का निरीक्षण करती है। मल्लिका संगिनी के पास चली जाती है। संगिनी, देखो, हम कुछ ऐसी बातें जानना चाहती हैं जिनका संबंध यहाँ के और केवल यहाँ के जीवन से हो। तुम्हारे घर और वस्त्र तो लगभग हमारे जैसे हैं। यहाँ के जीवन की अपनी क्या विशेषता है? मल्लिका, यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता मैं नहीं जानती। हमारा जीवन हर दृष्टि से बहुत साधारण है। संगिनी, ये मैं नहीं मान सकती। इस प्रदेश ने कालिदास जैसी असाधारण प्रतिभा को जन्म दिया है। यहाँ की तो प्रत्येक वस्तु असाधारण होनी चाहिए। रंगिनी चूल्हे के पास जाकर वस्तुओं को अच्छी तरह देखकर तथा एक बार अंदर झांक कर कहती है, देखो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। बात यह है कि राजकीय नियोजन से हम दोनों कवि कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि का अध्ययन कर रही हैं। तुम समझ सकती हो कि ये कितना बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य है, परंतु यहाँ घूमकर हम तो लगभग निराश हो चुकी हैं। यहाँ कुछ सामग्री ही नहीं है। अच्छा, यहाँ के वनस्पतियों के नाम बताइए। मल्लिका, कैसी वनस्पतियाँ? संगिनी, कैसी वनस्पतियाँ? जैसी कालिदास ने कुमार संभव में लिखा है, भास्वन्नी रत्नानि महौषधीश्च। ये प्रकाश देने वाली औषधियाँ कौन सी हैं? मल्लिका, औषधियाँ प्रकाश नहीं देती। संगिनी, औषधियाँ प्रकाश नहीं देती? तुम्हारा अभिप्राय है कि कालिदास ने जो लिखा है वो झूठ है? मल्लिका, उन्होंने कुछ भी झूठ नहीं लिखा। उन्होंने तो लिखा है कि रंगिनी, रहने दे संगिनी, ये यहाँ के संबंध में विशेष कुछ नहीं जानती। संगिनी भी निराशा से मुंह बिचकाकर उठ खड़ी होती है। अच्छा, तुम्हारा बहुत समय नष्ट किया, क्षमा करना। चल रंगिनी। दोनों चली जाती हैं। मल्लिका ड्योढ़ी का किवाड़ बंद कर देती है, आसन के पास जाकर बैठ जाती है और बिखरे पृष्ठों पर सिर टिकाकर कहती है, आज वर्षों के बाद तुम लौट कर आए हो। सोचती थी तुम आओगे तो उसी तरह मेघ घिरे होंगी, वैसा ही अंधेरा सा दिन होगा। वैसे ही एक बार वर्षा में भीगूंगी और तुमसे कहूँगी कि देखो, मैंने तुम्हारी सारी रचनाएं पढ़ी हैं। उज्जैनी की ओर आने जाने वाले व्यवसायियों से कितना कह कहकर मैंने तुम्हारी रचनाएं मंगाई है। सोचती थी तुम्हें मेघदूत की पंक्तियां गा गा कर सुनाऊंगी। पर्वत शिखर से घंटा ध्वनियाँ गूंज उठेंगी और मैं अपनी ये भेंट तुम्हारे हाथों में रख दूंगी। मोड़े पर रखा हुआ ग्रंथ उठा लेती है। कहूँगी कि देखो, ये तुम्हारी नई रचना के लिए है। ये कोरे पृष्ठ मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए हैं। इन पर तुम जब जो भी लिखोगे उसमें मुझे अनुभव होगा कि मैं भी कहीं हूँ, मेरा भी कुछ है। परंतु आज तुम आए हो तो सारा वातावरण ही और है, और नहीं सोच पा रही हूँ कि तुम भी वही हो या। कोई किवाड़ खटखटाता है। वह अपने को झटक कर उठ खड़ी होती है और जाकर किवाड़ खोल देती है। ड्योढ़ी में अनुस्वार और अनुनासिक साथ साथ खड़े दिखाई देते हैं। मल्लिका उन्हें देखकर असमंजस में पड़ जाती है। अनुस्वार, मुझे विश्वास है मैं इस समय देवी मल्लिका के सामने खड़ा हूँ। मल्लिका, कहिए। अनुस्वार, देव मातृगुप्त के अनुचरों का अभिवादन स्वीकार कीजिए। दोनों झुककर अभिवादन करते हैं। मल्लिका भौचक्की सी उन्हें देखकर पूछती है, देव मातृगुप्त? देव मातृगुप्त कौन है? अनुस्वार, ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत एवं रघुवंश के प्रणेता कवींद्र, राजनीति निष्णात, आचार्य तथा कश्मीर के भावी शासक। देव मातृगुप्त की राजमहिषी, गुप्त वंश दुहिता, परम विदुषी देवी प्रियंगु मंजरी आपके साक्षात्कार के लिए उत्सुक हैं और शीघ्र ही यहाँ आना चाहती हैं। हम उनके अनुचर आपको इसकी पूर्व सूचना देने के लिए उपस्थित हैं। मल्लिका, ऋतु संहार और मेघदूत आदि के प्रणेता तो कालिदास हैं और आप कह रहे हैं कि। अनुस्वार, वे गुप्त राज्य की ओर से कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं। मातृगुप्त उन्हीं का नया नाम है। मल्लिका, वे कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं और उनकी राजमहिषी मुझसे मिलने के लिए आ रही हैं। अनुस्वार, मुझे विश्वास है कि इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप अपने उपवेश गृह के वस्तु विन्यास में कुछ परिवर्तन अवश्य समझेंगी। इसे आपका आदेश समझते हुए हम ये कार्य अभी अपने हाथों से संपन्न कर देते हैं। आओ अनुनासिक। दोनों प्रकोष्ठ में आकर निरीक्षण करने की दृष्टि से सब वस्तुओं को देखने लगते हैं। मल्लिका एक ओर हट जाती है। अनुनासिक आसन के पास आकर कहता है, मैं समझता हूँ ये आसन द्वार के निकट होना चाहिए। अनुस्वार,
देवी द्वार से प्रवेश करेंगी और आसन द्वार के निकट होगा। अनुनासिक, उस स्थिति में इसे इसकी वर्तमान स्थिति से 7 अंगुल दक्षिण की ओर हटा देना चाहिए। अनुस्वार, दक्षिण की ओर? मैं समझता हूँ इसकी स्थिति 5 अंगुल उत्तर की ओर होनी चाहिए। गवाक्ष से सूर्य की किरणें सीधी इस पर पड़ती हैं। अनुनासिक, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। अनुस्वार, मैं भी तुमसे सहमत नहीं हूँ। तो विवादास्पद विषय होने से आसन को यहीं रहने दिया जाए। अनुनासिक, अच्छी बात है, इसे यहीं रहने दिया जाए। और ये कुंभ? अनुस्वार, मैं समझता हूँ एक कुंभ इस कोने में और दूसरा उस कोने में होना चाहिए। अनुनासिक, पर मैं समझता हूँ कि कुंभ यहाँ होना ही नहीं चाहिए। अनुस्वार, क्यों? अनुनासिक, क्यों का कोई उत्तर नहीं। अनुस्वार, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। अनुस्वार, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। तो कुंभों को भी यहीं रहने दिया जाए। दोनों उधर जाते हैं जिधर रस्सी पर वस्त्र सूखने के लिए फैलाए गए हैं। मल्लिका आसन के पास जाकर बिखरे पन्नों को समेटती है और उन्हें मोढ़े पर रखकर चुपचाप अंदर चली जाती है। अनुस्वार गीले वस्त्रों को छूकर कहता है, ये वस्त्र अभी गीले हैं, इन्हें नहीं हटाना चाहिए। क्यों? शास्त्रीय प्रमाण ऐसा है। अनुस्वार, कौन सा प्रमाण? अनुनासिक, ये तो मुझे याद नहीं। अनुस्वार, ये याद है कि प्रमाण है? हाँ। अनुस्वार, तो संदिग्ध विषय है। अनुस्वार, हाँ, तब तो अवश्य संदिग्ध विषय है। अनुनासिक, संदिग्ध विषय होने से वस्त्रों को भी रहने दिया जाए। अनुस्वार, अच्छी बात है, वस्त्रों को भी रहने दिया जाए। अनुनासिक, परंतु ये चूल्हा अवश्य यहाँ से हटा देना चाहिए। अनुस्वार, चूल्हा हटाने का अर्थ होगा आसपास की सब वस्तुओं को हटाया जाए, इसके लिए बहुत समय चाहिए। अनुनासिक, समय के अतिरिक्त बहुत धैर्य चाहिए। अनुस्वार, धैर्य के अतिरिक्त बहुत परिश्रम चाहिए। अनुनासिक, मैं समझता हूँ कि भाजनों को हाथ लगाना हमारी स्थिति के अनुकूल नहीं है। अनुस्वार, मैं भी यही समझता हूँ। अनुनासिक, तो इस बात में हम दोनों सहमत हैं कि चूल्हे को ना हटाया जाए। अनुस्वार, मैं समझता हूँ हम दोनों सहमत हैं। अनुनासिक चारों ओर देखता है, और कुछ शेष तो नहीं? अनुस्वार भी चारों ओर देखता है। मेरे विचार से कुछ भी शेष नहीं। नहीं, अभी शेष है। अनुस्वार, क्या? अनुनासिक, ये चौकी यहाँ रास्ते में पड़ी है, इसे यहाँ से हटा देना चाहिए। अनुस्वार, मैं इससे सहमत हूँ। अनुस्वार, तो इसे हटा देना चाहिए। हाँ, अवश्य हटा देना चाहिए। अनुस्वार, अनुनासिक, अनुस्वार, हटा दो। अनुस्वार, मैं? अनुनासिक, हाँ। अनुनासिक, क्यों का कोई उत्तर नहीं। फिर भी पहले मैंने तुमसे कहा है, परंतु चौकी देखी पहले तुमने है। तो हटा दो। अनुस्वार, तुम हटा दो। अनुनासिक, तो रहने दो। अनुस्वार, रहने दो। अब? हाँ, अब। अनुनासिक, चारों ओर एक दृष्टि और डाल ले। अनुस्वार, हाँ, चारों ओर एक दृष्टि और डाल ले। मातुल उत्तेजित होकर बाहर से आता हुआ कहता है, अधिकारी वर्ग, आपका कार्य यहाँ पूरा हो गया? अनुनासिक, क्यों अनुस्वार? अनुस्वार, हाँ, पूरा हो गया। हो गया ना? क्यों अनुनासिक? अनुनासिक, हाँ, हो गया, केवल एक दृष्टि डालना शेष है। अनुस्वार, हाँ, केवल एक दृष्टि डालना शेष है। मातुल, तो वो दृष्टि आप रहने दीजिए। देवी प्रियंगु मंजरी बाहर पहुंच गई हैं। अनुनासिक, देवी बाहर पहुंच गई हैं? तो चलो अनुस्वार। दोनों साथ साथ बाहर चले जाते हैं। मातुल भी पीछे पीछे चला जाता है और कुछ क्षण बाद प्रियंगु मंजरी को मार्ग दिखलाता हुआ वापस आता है। मातुल, वो इस सारे प्रदेश में सबसे सुशील, सबसे विनीत और सबसे भोली लड़की है। मल्लिका अंदर से आती है। आओ आओ मल्लिका, मैं देवी से तुम्हारी ही प्रशंसा कर रहा था। देवी जब से आई हैं तुम्हारे ही संबंध में पूछ रही हैं। तो यही है हमारी मल्लिका, इस प्रदेश की राजहंसिनी। मल्लिका, देवी के लिए कौन सा आसन निश्चित किया है? मल्लिका प्रियंगु मंजरी को अभिवादन करती है। प्रियंगु मंजरी मुस्कुराकर अभिवादन को स्वीकार करती है। प्रियंगु, आप अब जाकर विश्राम करें, अनुचर मेरे लौटने तक बाहर प्रतीक्षा करेंगे। मातुल, परंतु आपके लिए आसन? प्रियंगु, उसकी चिंता न करें, मुझे असुविधा नहीं होगी। मातुल, असुविधा तो होगी, आप असुविधा को असुविधा न माने ये दूसरी बात है, और वास्तव में कुलीनता कहते ही इसी को है।
बड़े कुल की विशेषता ही यही होती है कि प्रियंगु, आप विश्राम करें, मैंने पहले ही आपको बहुत थकाया है। मातुल, मुझे थकाया है? आपने? आपके कारण मैं थकूंगा? मुझे आप दिन भर पर्वत शिखर से खाई और खाई से पर्वत शिखर पर जाने के लिए कहती रहें तो भी मैं नहीं थकूंगा। मातुल का शरीर लोहे का बना है, लोहे का। आत्मश्लाघा नहीं करता, परंतु हमारे वंश में केवल प्रतिभा ही नहीं, शरीर शक्ति भी बहुत है। मैं पशुओं के पीछे दिन में 10-10 योजन घूमा हूँ। मैं कहता हूँ, संसार में सबसे कठिन काम कोई है तो पशुपालन का। एक भी पशु मार्ग से भटक जाए तो। प्रियंगु, देखिए, आज भी आपके पशु भटक रहे होंगे, जाकर एक बार उन्हें देख लीजिए। मातुल, अब मैं पशु को देखता हूँ? गुप्त वंश के साथ संबंध और पशुओं की देखरेख? मैंने तो अपने सब पशु वर्षों पहले ही बेच दिए, और सच कहूँ तो उसमें भी मुझे लाभ ही रहा, क्योंकि प्रियंगु की दृष्टि मल्लिका से मिल जाती है। वो बढ़कर मल्लिका के हाथों में हाथ लेकर कहती है, सचमुच वैसी ही हो जैसी मैंने कल्पना की थी। मातुल, क्यों? अच्छा, तो मुझे अनुमति दीजिए। घर में कई कुछ बिखरा पड़ा है, कई तरह की व्यवस्था करनी है, तो अनुचर आपकी प्रतीक्षा करेंगे। फिर भी मेरे लिए कोई आदेश हो तो कहलवा दीजिएगा। मल्लिका, देवी के बैठने के लिए कुछ व्यवस्था कर दो, नहीं तो ये खड़ी रहेंगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। कोई आदेश हो तो कहला दीजिएगा। प्रियंगु, आप चलें, यहाँ के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? चिंता करने के लिए यहाँ मल्लिका है, अंबिका है। फिर भी कोई काम हो तो कहलवा दीजिएगा। कहता हुआ चला जाता है। प्रियंगु मंजरी क्षण भर मल्लिका की ओर देखती रहती है, फिर कहती है, सचमुच बहुत सुंदर हो। जानती हो, अपरिचित होते हुए भी तुम मुझे परिचित नहीं लग रही। मल्लिका, आप बैठ जाइए ना। प्रियंगु, नहीं, बैठना नहीं चाहती। तुम्हें और तुम्हारे घर को देखना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत बार इस घर की और तुम्हारी चर्चा की है। जिन दिनों मेघदूत लिख रहे थे, उन दिनों प्रायः यहाँ का स्मरण किया करते थे। आज इस भूमि का आकर्षण ही हमें यहाँ ले आया है, अन्यथा दूसरे मार्ग से जाने में हमें अधिक सुविधा थी। मल्लिका, मैं समझ नहीं पा रही किस रूप में आपका आतिथ्य करूं। आप आसन ले लें तो मैं आपके लिए। प्रियंगु, आतिथ्य की बात मत सोचो, मैं तुम्हारे यहाँ अतिथि के रूप में नहीं आई हूँ। संभव था ये ना भी आते, परंतु मैं ही विशेष आग्रह के साथ इन्हें लाई हूँ। मैं स्वयं एक बार इस प्रदेश को देखना चाहती थी। इसके अतिरिक्त एक और भी कारण था। चाहती थी कि इस प्रदेश का कुछ वातावरण साथ ले जाऊं। मल्लिका, इस प्रदेश का वातावरण? प्रियंगु मंजरी मुस्कुराकर उसे देखती है, फिर टहलती हुई झरोखे के पास आकर कहती है, यहाँ से बहुत दूर तक की पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं। कितनी निर्वाज सुंदरता है। मुझे यहाँ आकर तुमसे स्पर्धा हो रही है। मल्लिका दो एक पग उसकी ओर बढ़ाकर कहती है, हमारा सौभाग्य होगा कि आप कुछ दिन इस प्रदेश में रह जाएं। यहाँ आपको असुविधा तो होगी, परंतु। प्रियंगु मंजरी, इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हैं। इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं, परंतु इतना अवकाश कहाँ है। कश्मीर की राजनीति इतनी अस्थिर है कि हमारा एक एक दिन वहाँ से दूर रहना कई कई समस्याओं को जन्म दे सकता है। एक प्रदेश का शासन बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। हम पर तो और भी बड़ा उत्तरदायित्व है, क्योंकि कश्मीर की स्थिति इस समय बहुत संकटपूर्ण है। यूँ वहाँ के सौंदर्य की ही इतनी चर्चा है, परंतु हमें उसे देखने का अवकाश कहाँ रहेगा। इसलिए तुमसे स्पर्धा होती है। सौंदर्य का यह सहज उपभोग हमारे लिए केवल एक सपना है। बैठ जाओ। आसन पर अपने सामने बैठने के लिए संकेत करती है। वे भी जब तक यहाँ के जीवन की चर्चा करते हुए आत्मविस्मृत हो जाते हैं। इसीलिए राजनीतिक कार्यों में कई बार उनका मन उखड़ने लगता है।
ऐसे अवसरों पर उनके मन को संतुलित रखने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए कुछ भी चूक हो जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। साहित्य उनके जीवन का पहला चरण था, अब वे दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं। मेरा अधिक समय इसी आयास में बीतता है कि उनका बढ़ा हुआ चरण पीछे ना हट जाए। बहुत परिश्रम करना पड़ता है इसमें। मुस्कुराते हुए कहती है, तुम ऐसा नहीं समझती? मल्लिका, मैं राजनीतिक जीवन के संबंध में कुछ भी नहीं जानती। प्रियंगु, क्योंकि तुम ग्राम प्रदेश में रही हो ना। मैंने तुमसे कहा था कि मैं यहाँ से कुछ वातावरण साथ ले जाना चाहती हूँ। ये इसीलिए कि उन्हें अभाव का अनुभव ना हो। उससे कई बार बहुत क्षति होती है। वे व्यर्थ में धैर्य खो देते हैं, जिससे समय भी जाता है और शक्ति भी। उनके समय का बहुत मूल्य है। मैं चाहती हूँ उनका समय उस तरह से नष्ट ना हुआ करे। इसीलिए मैं यहाँ से कुछ अपने साथ ले जा रही हूँ। कुछ हरिण शावक जाएंगे जिनका हम अपने उद्यान में पालन करेंगे। यहाँ की कुछ औषधियाँ उद्यान के क्रीड़ाशैल पर तथा आसपास के प्रदेश में लगवा दी जाएंगी और यहाँ के से कुछ घरों का भी वहाँ पर निर्माण करेंगे। मातुल और उनका पूरा परिवार भी साथ जाएगा। यहाँ से कुछ अनाथ बच्चों को भी वहाँ ले जाकर शिक्षा देंगे। मैं समझती हूँ इससे अंतर पड़ेगा। देख रही हूँ तुम्हारा घर बहुत जर्जर स्थिति में है। इसका परिसंस्कार अवश्य है। चाहो तो मैं इस कार्य के लिए आदेश दे जाऊंगी। उज्जैनी के 2 कुशल स्थपित हमारे साथ आए हैं। क्यों? मल्लिका, आप बहुत उदार हैं, परंतु हमें ऐसे ही घर में रहने का अभ्यास है, इसीलिए असुविधा नहीं होती। प्रियंगु, फिर भी चाहूँगी कि इस घर का परिसंस्कार हो जाए। उनके जीवन के आरंभिक वर्षों का इस घर के साथ भी संबंध रहा है। मातुल के घर के स्थान पर मैंने नए भवन के निर्माण का आदेश दे दिया है। स्थपतियों से कहा है कि वे उज्जैनी से लक्ष्य शिलाएं लाकर कार्य आरंभ करें। खेद है कि कार्य के निरीक्षण के लिए मैं स्वयं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। कल ही हमें आगे की यात्रा आरंभ कर देनी होगी। तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलती? मल्लिका विमूढ़ सी होकर उसकी ओर देखकर कहती है, मैं? प्रियंगु पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, हाँ, इसमें बाधा क्या है? यहाँ तुम किसी ऐसे सूत्र से तो नहीं बंधी हो कि। मल्लिका, मेरी माँ यहाँ है। प्रियंगु, ये कोई बाधा नहीं है। तुम्हारी माँ के भी साथ चलने की व्यवस्था हो सकती है। हमारे स्थपति इस घर का परिसंस्कार करते रहेंगे, तुम वहाँ मेरे साथ मेरी संगिनी के रूप में रहोगी। मल्लिका के चेहरे पर आहत अभिमान की रेखाएं प्रकट होती हैं, परंतु उन्हें दबाकर कहती है, क्षमा चाहती हूँ, मैं अपने को ऐसे गौरव की अधिकारिणी नहीं समझती। प्रियंगु, परंतु मैं तुम्हें इससे कहीं अधिक की अधिकारिणी समझती हूँ। मेरे आने से पहले उस राज्य के 2 अधिकारी यहाँ आए थे। मैंने उन्हें औपचारिकता के लिए नहीं भेजा था। मल्लिका, देखा है। प्रियंगु, तुम उनमें से जिसे भी अपने योग्य समझो, उसी के साथ तुम्हारे विवाह का प्रबंध किया जा सकता है। दोनों योग्य अधिकारी हैं। मल्लिका, देवी? भोजपत्रों को वज्र से सटाए कुछ पग आसन की ओर हट जाती है। प्रियंगु मंजरी उसे सीधी दृष्टि से देखती हुई धीरे धीरे उसके पास जाकर कहती है, संभवतः तुम दोनों में से किसी को भी अपने योग्य नहीं समझती, परंतु राज्य में ये 2 ही नहीं और भी अनेक अधिकारी हैं। मेरे साथ चलो, तुम जिससे भी चाहोगी। मल्लिका आसन पर बैठ जाती है। रुंधे आवेश में अपना होठ दबाकर कहती है, इस विषय की चर्चा छोड़ दीजिए। गला रुंध जाने से शब्द स्पष्ट ध्वनित नहीं होते। अंदर का द्वार खुलता है और अंबिका रोग और आवेश के कारण शिथिल और कांपती सी बाहर आकर जैसे अपने को सहेजने के लिए रुकती है। प्रियंगु, क्यों? तुम्हारे मन में कल्पना नहीं है कि तुम्हारा अपना घर परिवार हो? अंबिका धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती हुई कहती है, नहीं, इसके मन में यह कल्पना नहीं है। प्रियंगु घूमकर उसकी ओर देखती है। मल्लिका अव्यवस्थित भाव से खड़ी है। मल्लिका, माँ। अंबिका, इसके लिए मन में ये कल्पना नहीं है, क्योंकि ये भावना के स्तर पर जीती है। इसके लिए जीवन में। सांस फूल जाने से शब्द गले में अटक जाते हैं। मल्लिका हाथ के पृष्ठ आसन पर रख देती है और पास जाकर अंबिका को पीठ से सहारा देती हुई कहती है, तुम उठ क्यों आई माँ? तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है? चलो, चलकर लेटो। उसे वापस अंदर ले जाती है, परंतु अंबिका उसका हाथ अपनी पीठ से हटाती हुई कहती है, मैं किसी आने वाले से बात भी नहीं कर सकती। दिन, मास, वर्ष मुझे घुटते हुए बीत गए हैं। मेरे लिए ये घर नहीं, एक काल गुफा है जिसमें हर समय बंद रहती हूँ, और तुम चाहती हो मैं किसी से बात भी ना करूँ? मल्लिका, परंतु माँ, तुम स्वस्थ नहीं हो। अंबिका, तुम्हारी अपेक्षा मैं फिर भी अधिक स्वस्थ हूँ। यह घर सदा से इस स्थिति में नहीं है राजवधू।
मेरे हाथ चलते थे तो मैं प्रतिदिन इसे लीपती बुहारती थी। यहाँ की हर वस्तु इस तरह गिरी टूटी नहीं थी, परंतु आज तो हम दोनों माँ बेटी भी यहाँ टूटी सी पड़ी रहती हैं। ये सब इसलिए कि फिर सांस फूलने लग जाती है। फिर सांस फूल जाने से आगे बोल नहीं पाती। प्रियंगु मंजरी प्रकोष्ठ पर दृष्टि डालने के बाद उसके पास से हटकर कहती है, मैं देख रही हूँ घर की स्थिति अच्छी नहीं है। मल्लिका मेरे साथ चल सकती तो समस्या वैसे ही सुलझ जाती, परंतु अब भी जो कुछ संभव है मैं कर जाऊंगी। स्थपतियों को आदेश दे जाऊंगी कि इस घर को गिराकर इसके स्थान पर। मल्लिका, ऐसा मत कीजिए, इस घर को गिराने का आदेश मत दीजिए। प्रियंगु, मैं तुम्हारी सुविधा के लिए ये कह रही हूँ। तुम्हें इसमें असुविधा है तो ठीक है, मैं ऐसा आदेश नहीं दूंगी। फिर भी चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ न कुछ कर सकूँ। इस समय और नहीं रुक सकती। कल की यात्रा से पहले कई आवश्यक कार्य पूरे करने हैं। यूँ तो इस समय भी अवकाश नहीं था, पर मैंने आना आवश्यक समझा। वे पर्वत शिखर की ओर घूमने गए हैं। मैं उस बीच इधर चली आई। अच्छा। मल्लिका की उंगलियां उलझ जाती हैं, आंखें झुक जाती है। अंबिका अपने आवेश में दो एक पग प्रियंगु की ओर बढ़ जाती है और कहती है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ राजवधु। तुम्हें बताना चाहती थी कि हम लोग खांसने लगती है और शब्द खांसी में डूब जाते हैं। प्रियंगु मंजरी द्वार के पास से मुड़कर उसकी ओर देखकर कहती है, मैं आपका कष्ट समझ रही हूँ। जो भी सहायता मुझसे बन पड़ेगी अवश्य करूँगी। इस समय अनुचर प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए। गंभीर मुस्कुराहट के साथ मल्लिका की ओर देखकर सिर हिलाती है और चली जाती है। अंबिका आवेश से शिथिल उस ओर देखती रहती है, फिर गिरती सी आसन पर बैठ जाती है और कुछ पन्ने उठाकर मल्लिका की ओर बढ़ाकर कहती है, लो, मेघदूत की पंक्तियां पढ़ो। इन्हीं में ना कहती थी उसके अंतर की कोमलता साकार हो उठी है। आज इस कोमलता का और भी साकार रूप देख लिया। आज वो तुम्हें तुम्हारी भावना का मूल्य देना चाहता है, तो क्यों नहीं स्वीकार कर लेती। घर की भित्तियों का परिसंस्कार हो जाएगा और तुम उनके यहाँ परिचारिका बनकर रह सकोगी। इससे बड़ा और क्या सौभाग्य तुम्हें चाहिए। मल्लिका, राजकन्या की अपनी जीवन दृष्टि है माँ, उसके लिए और कोई कैसे उत्तरदायी है। अंबिका, परंतु राजकन्या के यहाँ आने के लिए कौन उत्तरदायी है। निसंदेह वो किसी के इच्छा के बिना यहाँ नहीं आई। राज्य के स्थपति घर की भित्तियों का परिसंस्कार कर देंगे। आज वो शासक है, उसके पास संपत्ति है। उस शासन और संपत्ति का परिचय देने के लिए इससे अच्छा और क्या उपाय हो सकता था। मल्लिका, परंतु माँ। अंबिका, माँ कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं समझती। माँ भावना की गहराई तक नहीं जाती। माँ, विलोम बाहर से आता हुआ कहता है, इस तरह शुद्ध क्यों हो अंबिका। आज तो सारा ग्राम तुम्हारे सौभाग्य पर तुमसे स्पर्धा कर रहा है। राजकीय पगधूली घर में पड़ती है तो लोग गौरव का अनुभव करते हैं। ऐसा अवसर हर किसी के जीवन में कहाँ आता है। अंबिका, ये अवसर देखने के लिए ही तो मैंने आज तक का जीवन जिया है। इतना बड़ा सौभाग्य हमारे क्षुद्र जीवन में कहाँ समा सकता है। चलो, मैं स्वयं चलकर सारे ग्राम में इस सौभाग्य की घोषणा करूंगी। हमारे वर्षों के अभाव और दुख कितना बड़ा फल लाए हैं कि राज्य के स्थपति हमारे घर की भित्तियों का परिसंस्कार कर देंगे। विलोम, बैठ जाओ अंबिका। आज ग्राम के पास तुम्हारी बात सुनने का अवकाश नहीं है। गांव के लोग आज व्यस्त हैं। उन्हें बाहर से आए अतिथियों के लिए कई तरह की सामग्री जुटानी है। अतिथि आज यहाँ के पत्थर तक बटोर कर ले जाना चाहते हैं। मल्लिका, यहाँ के पत्थर पहले भी मूल्यवान थे आर्य विलोम। यह और बात है कि पहले किसी ने उनका मूल्य समझा ही नहीं। अंबिका, तो आज जाकर तुम बटोर क्यों नहीं लाती। संभव है फिर लोग यहाँ कोई पत्थर शेष न रहने दें और तुम्हारी भावना के लिए कोई आधार ही न रह जाए। मल्लिका, बैठ जाओ माँ, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। विलोम, ग्राम में चारों ओर बहुत उत्साह है। ये दिन इस प्रदेश के जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है। लोग आज अपने पशुओं की चिंता नहीं कर रहे। वे अतिथियों के लिए भोजन और पान सामग्री जुटाने में व्यस्त हैं। उस सामग्री में कुछ हरिण शावक भी होंगे जो राजकन्या के विशेष आदेश पर एकत्रित किए जा रहे हैं। मल्लिका, ये सच नहीं है। विलोम, सच नहीं है। इंद्रवर्मा और विष्णुगुप्त को राजकन्या ने स्वयं आदेश दिया है कि। मल्लिका, उस आदेश का कुछ और भी तो अर्थ हो सकता है। विलोम, और अर्थ? क्या और अर्थ हो सकता है? क्या राजकन्या हरिण शावकों से खेला करेंगी या उज्जैनी के कलाकार उनकी अनुकृतियां बनाएंगे?
ये भी एक मनोरंजक विषय है कि राज परिवार के साथ आए राजधानी के कलाकार आज यहाँ की हर वस्तु की अनुकृतियाँ बनाते घूम रहे हैं। यहाँ का कोई पेड़, पत्ता, तिनका शेष नहीं रहेगा जिनकी वे आकृतियाँ बनाकर नहीं ले जाएंगे। मल्लिका, इसका भी कुछ दूसरा अर्थ हो सकता है। विलोम, मैं कब कहता हूँ कि दूसरा अर्थ नहीं है। अर्थ बहुत स्पष्ट है। वे यहाँ की हर वस्तु को विचित्र के रूप में देखते हैं और उस वैचित्र को यहाँ से जाकर दूसरों को दिखाना चाहते हैं। तुम, मैं, ये घर, ये पर्वत, सब उनके लिए विचित्र के उदाहरण हैं। मैं तो उनकी सूक्ष्म और समर्थ दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ, जो यहाँ वैचित्र नहीं, वहाँ भी वैचित्र देख लेती हैं। एक कलाकार को मैंने यहाँ की धूप में अपनी छाया की अनुकृति बनाते देखा है। अंबिका, यहाँ की धूप में उन्हें अपनी छायाएं अवश्य और सी लगती होंगी। वो कौन सी राक्षसी थी जो जिस किसी जीव को उसकी छाया से पकड़ लेती थी? मैं चाहती हूँ मैं ही वो राक्षसी होती जिससे आज मैं। मल्लिका, तुमसे कहा है माँ, तुम विश्राम करो, बात मत करो। आर्य विलोम, माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इन्हें इस समय विश्राम करने दीजिए। विलोम, हाँ, अंबिका को तुम अंदर ले जाओ। ग्राम का उत्सव कोलाहल अंबिका के मन को और अशांत करेगा। मैं तो केवल उत्सव की सूचना देने आया था। आश्चर्य है कि कालिदास ने यहाँ आना उचित नहीं समझा। कल तो सुनते हैं वे लोग चले भी जाएंगे। अंबिका, उसने आना उचित नहीं समझा क्योंकि वो जानता है अंबिका अभी जीवित है। विलोम, परंतु मैं समझता हूँ वो एक बार आएगा अवश्य। उसे आना चाहिए। व्यक्ति किसी संबंध को ऐसे नहीं तोड़ता, और विशेष रूप से वो जिसे एक कवि का कोमल हृदय प्राप्त हो। तुम क्या सोचती हो मल्लिका, उसे एक बार आना चाहिए? मल्लिका, मैंने आपसे अनुरोध किया है आर्य विलोम कि इस समय माँ को विश्राम करने दीजिए। आपकी बातों से माँ का मन विशुद्ध होता है। विलोम, मेरी बातों से अंबिका का मन विशुद्ध होता है। मैं समझता हूँ उसके कारण दूसरे हैं। अंबिका जानती है किन कारणों से उनका मन विशुद्ध होता है। मैं भी उन कारणों को समझता हूँ, इसलिए बहुत सी बातें जो अंबिका के मन में रहती हैं मैं मुँह से कह देता हूँ। तुम्हें मेरा यहाँ रहना अखर रहा है, मैं जानता हूँ। ये कोई नई बात नहीं है, परंतु मैं कुछ ही देर और यहाँ रहना चाहता हूँ। पर्वत शिखर की ओर से एक अश्वारोही को आते देख रहा हूँ। संभव है इस बार कुछ क्षणों के लिए वे यहाँ रुकना चाहें। उस स्थिति में मैं भी उससे कुशल क्षेम पूछ लूँगा। मेरी उससे पुरानी मित्रता है। मल्लिका, आर्य विलोम, उस स्थिति में आपका यहाँ होना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। आप उनसे मिलना चाहें तो उसके लिए यही एक स्थान नहीं है। विलोम, परंतु यही स्थान क्या बुरा है? उसके जाने के दिन भी हम यहीं पर मिले थे। वर्षों के बाद उसी स्थान पर मिलने से अंतराल का अनुभव नहीं होगा। मल्लिका, मैं अनुरोध करती हूँ आप इस समय यहाँ ठहरने का हट ना करें। विलोम अपने स्थान से नहीं हिलता। दूर से घोड़ों के टापों के शब्द सुनाई देने लगते हैं। मैं कह रही हूँ आप यहाँ से चले जाएं। ये मेरा घर है, मैं नहीं चाहती आप इस समय मेरे घर में हों। विलोम फिर भी उसी तरह खड़ा रहता है। टापों का शब्द पास आता जाता है। मल्लिका उधर से हटकर अंबिका के पास आकर कहती है, माँ, इनसे कहो ये यहाँ से चले जाएं। मैं नहीं चाहती इस समय यहाँ कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो। तुम स्वस्थ नहीं हो और मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसी बात हो जिसका तुम्हारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़े। अंबिका उसके हिलाने से इस तरह हिलती है जैसे वो जड़ हो गई हो। उसके माथे पर त्योरियां पड़ी हैं और आंखें बिना पलक झपकाए सामने देख रही हैं। टापों का शब्द बहुत पास आ जाता है। मल्लिका फिर विलोम के पास जाकर कहती है, आर्य विलोम, मैंने आपसे कहा है आप यहाँ से चले जाएं। आप नहीं जानते कि। टापों का शब्द पास आकर दूर जाने लगता है। मल्लिका ऐसे स्तब्ध हो रहती है जैसे उससे काठ मार गया हो। विलोम धीरे से मुड़कर उसकी ओर देखकर कहता है, चला जाता हूँ। मैं नहीं चाहता मेरे कारण यहाँ कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो, परंतु क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जान सकता हूँ। क्यों अंबिका, मेरे यहाँ रहने से क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है? अंबिका, मैं नहीं जानती। आज नहीं, तब से ही नहीं जानती। वो आता तो मुझे आश्चर्य होता, अब मुझे आश्चर्य नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं है, प्रसन्नता है कि मैं उसके संबंध में ठीक सोचती थी। जीवन एक भावना है, कोमल भावना, बहुत बहुत कोमल भावना। विलोम, परंतु मुझे खेद है, वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा थी। अपनी मित्रता पर भरोसा भी था, परंतु अब तो भरोसा भी नहीं रहा। संभवतः ये मित्रता एक ओर से ही थी। उसने कभी हमें अपनी मित्रता के योग्य नहीं समझा। फिर समान की समान से मित्रता होती है।
मल्लिका सहसा उठ खड़ी होती है। उसकी आंखों से हताशा की कठोरता झलक रही है। आर्य विलोम, मैं फिर कह रही हूँ, आप चले जाएं, अन्यथा वास्तव में यहाँ एक अयाचित स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। विलोम, ऐसा? तब तो मुझे अवश्य चले जाना चाहिए। अच्छा अंबिका, तुम्हारे स्वास्थ्य की मुझे बहुत चिंता रहती है। जहाँ तक संभव हो घृत और मधु का सेवन करो। मैंने अभी अभी नया मधु निकाला है, आवश्यकता हो तो तुम्हारे लिए। मल्लिका, हमें मधु की आवश्यकता नहीं है, हमारे घर में मधु पर्याप्त मात्रा में है। विलोम, ऐसा? अच्छा अंबिका, पर कभी मधु की आवश्यकता पड़ जाए तो संकोच मत करना। कहते हुए चला जाता है। मल्लिका क्षण भर सिर झुकाए दबी सी खड़ी रहती है, फिर अपने को संभाल पाने में असमर्थ अंदर को चल देती है। अंबिका का भाव आवेश में हताशा और हताशा से करुणा में बदल जाता है। वो कहती है, मल्लिका। मल्लिका रुक जाती है, पर कुछ भी उत्तर ना देकर मुंह हाथों से छिपा लेती है। अंबिका उठकर धीरे धीरे उसके पास आ जाती है और उसे बाहों में ले लेती है। मल्लिका अंबिका के वक्ष में मुंह छुपा लेती है। सारा शरीर रुलाई से कांपता रहता है, पर गले से स्वर नहीं निकलता। अंबिका की आंखें भर आती हैं और वो उसके कांपते शरीर को अपने में सटाए उसकी पीठ पर हाथ फेरती रहती है, फिर होंठों और गालों से उसके सिर को दुलारने लगती है। अंबिका, अब भी रोती हो? उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसने। मल्लिका, उनके संबंध में कुछ मत कहो माँ, कुछ मत कहो। तो ये था मोहन राकेश जी द्वारा लिखा हुआ नाटक आषाढ़ का एक दिन, और आज हमने सुना आषाढ़ का एक दिन नाटक का भाग 2। इसका भाग 3 सुनने के लिए आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को प्रस्तुति कैसी लगी। धन्यवाद।